प्राचीन चंद्रपुरी राज्य में एक अनुशासित और प्रजावत्सल राजा वैभव राज हुए। वैभव राज्य का राज हर तरह से खुशहाल राज्य था। वैभव राज्य के दरबारी विद्वानों में से एक विद्वान विशंबर थे, जो अत्यंत प्रचंड विद्वान थे। राज दरबार में उनका कद राजा के बाद सबसे बड़ा होता था। राजा का सेनापति चक्रधर थे, जो युद्ध कला में प्रखर थे और कुशल रणनीतिज्ञ भी थे। शाही परिवार में रानी तारामती थी, जो राजा की हर संभव राजकाज में सहायता किया करती थी। प्रतिदिन राज दरबार में राजा प्रजा की समस्याओं का निपटारा करते थे और तारामती हर संभव अपने विचारों से राजा की सहायता करती। हर प्रकार से वैभव राज का राज संपन्न था। बस कमी एक थी कि वैभव राज की कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब राजा की कोई संतान नहीं हुई, तो राज परिवार के साथ साथ प्रजा भी चिंतित होने लगी। राजगद्दी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, यह सवाल अक्सर राजा और रानी को चिंतित करता रहता था। लेकिन रानी तारामती हमेशा राजा को यह कहकर ढांढस बढ़ाती थी कि जब तक हम हैं, प्रजा को कोई समस्या नहीं होने देंगे, और फिर भगवान हमारे साथ इतना गलत नहीं करेगा। आप बस सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। रानी की बात वैभवराज मान लेता था, मगर फिर भी प्रजा की चिंता से वो हमेशा उदास रहता था। मेरे बाद प्रजा को कौन संभालेगा। पड़ोसी राजा, जो कि एक क्रूर शासक था, वो हमेशा ही चंद्रपुरी पर राज्य करने का सपना देखता रहता था। लेकिन चक्रधर की रणनीति और सेना के पराक्रम के सामने उसकी हिम्मत नहीं होती। चंद्रपुरी की सेना के बहादुरी के किस्से कोने कोने में फैले हुए थे। एक तरफ चक्रधर और सेना का शौर्य था, तो दूसरी तरफ विशंबर का ज्ञान, जो राजा को हर समस्या से निपटने में बहुत ही सहायता करता था। चक्रधर का एक पुत्र भी था, जिसको वो हमेशा सेना के शिविर में ले जाते और बहादुर सैनिकों के किस्से सुनाते और शस्त्र विद्या सिखाते। चक्रधर का पुत्र कार्तिक जल्द ही शस्त्र विद्या में पारंगत होता जा रहा था। अपने पिता के गुण को वो बखूबी अपना रहा था। दरबारी विद्वान के भी एक पुत्र था, मार्तंड। मार्तंड भी अपने पिता की तरह बहुत ही बुद्धिमान था। विशंबर ने अपने पुत्र को शस्त्र विद्या सिखाने के बाद शास्त्र विद्या का अध्ययन करने काशी भेज दिया। संतान न होने के कारण अक्सर सोचता कि काश चक्रधर और विशंबर की तरह मेरा भी एक पुत्र होता, जिसको मैं हर तरह से हर विद्या में पारंगत करता और राज्य की खुशहाली के लिए उसे राजगद्दी पर बैठाता। राजा की यह उदासी सिर्फ तारामती ही दूर कर सकती थी, जो हमेशा करती भी थी। एक दिन विशंबर ने राजा को बताया कि विराट नगर में एक देवी है, जो सबकी मनोकामना पूरी करती है। आप वहां के राजा से अनुमति लेकर देवी के दर्शन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। विशंबर की हर बात सच होती थी, तो राजा को भी उन पर पूरा भरोसा था। विराट नगर के राजा से अनुमति लेकर वैभवराज देवी की पूजा अर्चना करता है और मन्नत मांगता है। एक वर्ष बाद राजा की जुड़वा संतानें होती हैं, एक लड़का और एक लड़की। शाही परिवार और समस्त राज्य उल्लास से नाचने गाने लगते हैं। आखिर राजा को संतान सुख जो मिल गया था। राज्य में उत्सव सा मनने लगा। शाही परिवार ने प्रजा के लिए शाही भोज का आयोजन किया। रानी तारामती और वैभवराज बहुत खुश थे। समय अब हंसी खुशी में व्यतीत होने लगा। राजकुमार विजयराज और राजकुमारी चंद्रावती समय के साथ साथ बढ़ने लगी और दोनों ही भाई बहन बहुत ही मेधावी निकले। बचपन में ही राजकुमार का शस्त्र से लगाव था, तो राजा ने विजयराज को आश्रम में अध्ययन के लिए भेज दिया। लेकिन रानी की मन बेटे के दूर होने की बात से उसका मन नहीं लग रहा था। राजा ने समझाया और विजयराज को आश्रम में अध्ययन के लिए भेज दिया। वहां विशंबर के पुत्र भी पहले से ही शस्त्र अध्ययन कर रहा था। 7 वर्ष की उम्र में विजयराज काशी चला गया। राजकुमारी बचपन से ही शस्त्रों की शौकीन थी। जहां भी कटार तलवार या धनुष देखती, उसे लेने के लिए रोने लगती, उसके साथ खेलती रहती। राजा ने सोचा कि राजकुमारी को योद्धा बनाया जाए। विजयराज जब अध्ययन करके वापस आएगा, तो अपनी बहन से जरूरी शस्त्र विद्या भी सीख लेगा। जिस उम्र में बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, उसी उम्र में राजकुमारी तलवार, भाले, धनुष से खेलने लगी। वक्त बीत रहा था। उधर आश्रम में बिना एक दूसरे की पहचान के विशंबर का पुत्र और राजकुमार अच्छे दोस्त बन गए। आश्रम में सबकी पहचान गुप्त रखी जाती थी, ताकि किसी को एक दूसरे की से कोई बैर भाव ना हो। इधर राजकुमारी धीरे धीरे अपनी खेल को निपुणता में तब्दील करती गई।
समय की रफ्तार से शाही परिवार की खुशियां बढ़ने लगी। राजकुमारी अब तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अध्ययन भी कर रही थी। भाई शास्त्र में तो बहन शस्त्र में निपुण होते जा रहे थे। कुछ अलग था, लेकिन वैभवराज खुश थे। वो चाहते थे कि राजकुमारी एक कुशल योद्धा बने। राज्य में हर वर्ष एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें निशानेबाजी और घुड़दौड़ होती थी। जो भी व्यक्ति 3 साल लगातार उसमें सफल होता था उसे सेनापति बना दिया जाता था। पहले वाले सेनापति को या तो कोई दूसरा पद मिलता था या उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता था। चक्रधर पिछले 10 वर्षों से सेनापति था और बीरप्पा पिछले 2 सालों से उस प्रतियोगिता को जीत रहा था। बीरप्पा चक्रधर से ईर्ष्या रखता था। बीरप्पा सेना नायक था और एक कुशल योद्धा भी था। बीरप्पा को सेनापति पद चाहिए था। उधर चक्रधर अपनी देखरेख में राजकुमारी को निशानेबाजी और घुड़सवारी के गुण सिखा रहा था। चक्रधर ने राजकुमारी में साहस की कूट कूट कर भर दिया था। चक्रधर चाहता था कि इस बार राजकुमारी इस प्रतियोगिता में भाग ले। हालांकि उम्र में बहुत कम थी, अन्य योद्धा के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन चक्रधर को अपनी क्षमता और राजकुमारी के कौशल पर पूरा भरोसा था। साथ ही वो राजकुमारी के साहस को भी परखना चाहता था। पहले तो रानी इस बात के लिए नहीं मानी, लेकिन फिर राजा और चक्रधर के कहने पर वो मान गई। राजकुमारी तो पहले से ही तैयार थी। वो उत्सुकता वश अपनी योग्यता को दिखाने के लिए वो उत्सुक भी थी। तय समय पर नगाड़े की नाद से मुनादी करवा दी गई और राज्य के योद्धा और कई प्रतियोगी शामिल हुए। प्रतियोगिता की शर्त थी कि राज्य का कोई भी नागरिक उसमें शामिल हो सकता था और जो व्यक्ति दोनों प्रतियोगिताओं में विजय होगा वही विजेता माना जाता था। लगातार 3 वर्ष विजय प्राप्त करने वाले को सेनापति का पद मिलता था। बाकी एक प्रतियोगिता के विजेता को स्वर्ण मुहर भी मिलती थी। राज्य के विशाल मैदान में सामियाना सजा दिया गया, नगाड़े बजने लगे और विशाल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन सही तरीके से होने ही वाला था। ऊंचे सिंहासन पर राजा और रानी बैठे थे। सामने योद्धाओं की पंक्ति के अंत में सुकुमारी, राजकुमारी चंद्रावती धनुष लिए खड़ी थी। सभी योद्धाओं ने प्रत्यंचा चढ़ा रखी थी। बीरप्पा ने सबसे पहले निशाना साधा, जो कि ठीक लक्ष्य पर लगा। जैसे ही सभी को उम्मीद थी, एक एक करके सभी योद्धाओं ने निशाने लगाए, लेकिन बीरप्पा के अलावा कोई भी लक्ष्य भेदने में सफल नहीं हुआ। सबसे अंत में राजकुमारी चंद्रावती की बारी थी। रानी तारामती बहुत चिंतित थी, लेकिन वैभवराज बहुत खुश थे। रानी के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर वैभवराज ने रानी से पूछा, प्रिय, आपके चेहरे पर चिंता की लकीर क्यों है? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। रानी, खुश कैसे महाराज? आज हमारी बेटी इतनी कम उम्र में इन महान योद्धाओं के साथ इतनी कठिन परीक्षा देने जा रही है। रानी, महाराज, यही तो चिंता का कारण है। राजा, क्यों? इसमें आप चिंतित क्यों हो? रानी, महाराज, राजकुमारी तो नादान है। अभी तो वो शस्त्र विद्या सीख रही है। उसे इतना ज्ञान भी नहीं है कि कहीं हार गई तो क्या? राजा, रानी साहब, यही तो फक्र की बात है। कितने कुशल धनुर्धारियों में सबसे छोटी सी पुत्री का साहस तो देखिए। रानी, लेकिन महाराज, यदि राजकुमारी का निशाना ठीक नहीं लगा तो? राजा, रानी साहिबा, आप नकारात्मक भाव मत लाइए। और रही बात निशाने की, तो मुझे भी पता है कि उसका निशाना अभी उतना सटीक नहीं है, लेकिन इसमें चिंतित होने जैसा कुछ भी नहीं है। रानी, महाराज, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि राजकुमारी का निशाना चूक गया तो शाही परिवार की तौहीन हो जाएगी। राजा, इसमें कैसी तौहीन? यह तो शाही परिवार के लिए एक गर्व का वक्त है। इतनी कम उम्र में राजकुमारी इतने कुशल योद्धाओं के बीच चुनौती के लिए तत्पर है। मेरा तो सीना गर्व से फूला जा रहा है और आप चिंता से खुद को जला रही हैं। रानी, महाराज, लेकिन मेरा तो हृदय धड़क रहा है। राजा, आप तनिक भी चिंता ना करें। राजकुमारी के साहस से तो मैं खुश हूँ, यही मेरा इनाम है। आज मुझे तो फक्र है कि हमारी बेटी में इतना साहस है। सोचो आगे चलकर उसका यह साहस कितना बढ़ेगा। यदि इस तरह चिंतित हो जाओगी तो राजकुमारी का साहस टूट सकता है, तो आप व्यर्थ ही चिंता छोड़ दीजिए। रानी, जी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक माँ के भाव से उसको मैं कैसे रोकूं? राजा, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। फिर आदेशानुसार राजकुमारी की बारी आई। चंद्रावती ने अपने इष्ट को याद किया और धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई। हवा की रफ्तार से तीर कमान से निकला और सीधा लक्ष्य को भेद गया।
मैदान में उपस्थित सभी लोगों ने करतल ध्वनि से राजकुमारी की विजय का नाद किया। सेनापति चक्रधर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मैदान में अब तक गर्व से सीना ताने खड़े बीरप्पा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि इस वय में कोई नौसिखिया कैसे इस लक्ष्य को भेज सकता है। अब तक तो इस राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो कि बीरप्पा से आगे निकल सके, लेकिन आज राजकुमारी ने वो कर दिखाया जिसका तो बीरप्पा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सेनापति बनने का सपना टूटते देख बीरप्पा बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन कुछ बोल ना सका। राजा ने रानी की तरफ देखा तो रानी भी मुस्कुरा रही थी। संपूर्ण राज्य में पहली बार किसी औरत ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और विजेता भी बन गई, और राजकुमारी यह निशाना साधने वाली सबसे कम उम्र की मंत्रिवर का फैसला भी राजकुमारी को विजेता मानने का था। अब बीरप्पा और भी क्रोधित हो गया। वो राजकुमारी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा, लेकिन अभी घुड़सवारी बाकी थी। बीरप्पा को विश्वास था कि घोड़े को संभालना तो राजकुमारी के बस की बात ही नहीं है। बीरप्पा सोच रहा था कि घुड़सवारी में जीतकर मैं अपनी इज्जत तो बचा ही लूंगा, लेकिन पद न मिलने के आसार देखकर बीरप्पा को राजकुमारी से जलन होने लगी। चक्रधर के आदेश से यह कहलवाया गया कि दोपहर के खाने के पश्चात घुड़सवारी होगी, अतः सभी भोजन ग्रहण करके कुछ सामियाने में आराम कर सकते हैं। लेकिन बीरप्पा को कहाँ अब भूख थी, वो तो कुछ अलग ही सोच रहा था। इधर राजकुमारी भी अपने घोड़े को सहला रही थी।